अच्छा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है ये ज़्यादा कंसेप्चुअल टॉपिक है। आज इसको समझना ज़्यादा है, लिखने वाला काम कम है और याद करने वाला भी कम है। लेकिन इसका ये इतना ज़्यादा यूज़फुल है, इसका कॉन्सेप्ट हमारे लिए समझना इतना ज़्यादा यूज़फुल है कि जितने भी आगे चैप्टर्स हम इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज़म के पढ़ेंगे उन सब में इसने इस्तेमाल होना है। ठीक है, ये इस तरह से ही है जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पढ़ी थी शुरू में और उसको हम अभी तक स्टडी कर रहे हैं, और इलेक्ट्रिक फोर्स पढ़ी थी जो कूलम फोर्स है उसको यूज़ कर रहे हैं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वो एनर्जी है जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मिलती है लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ जाते हुए। ये मैंने एक सेल बनाया है, सेल बैटरी का जो सेल होता है, बैटरी होती है जो, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है। इसमें मैं ये कहने लगा हूँ, मेरी बात ध्यान से सुननी है आपने, मैं ये कहने लगा हूँ कि वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मिलती है लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ जाते हुए मूव करने के लिए, जाने के लिए जो इसको मिलती है, इस एनर्जी का नाम है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और इसको हम कहते हैं ईएमएफ। इसका जो शॉर्ट नेम है वो है ईएमएफ। अच्छा, ईएमएफ जो है इसकी डेफिनेशन देख लें फिर आगे बढ़ते हैं। द अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी, ये एनर्जी भी बैटरी ही देगी अपने अंदर जो उसके चार्जेस होंगे उनको मूव करवाने के लिए लो से हाई की तरफ, और थ्रू केमिकल रिएक्शन ये एनर्जी मिलेगी। इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस जो हमने पढ़ा था वो पिछले चैप्टर में, इलेक्ट्रोलिसिस अंदर हो रहा होगा जिससे ये चार्जेस ऊपर जाएंगे। बहरहाल आप ये समझिए कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है जिसकी वजह से ये चार्ज यहाँ से यहाँ पर पहुँचता है। तो वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मिलती है लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पर जाते हुए, उस एनर्जी को हम ईएमएफ कहते हैं। ये इनसाइड दी बैटरी होगी। अच्छा, ये वाला चार्ज और इस चार्ज में फ़र्क है जो हम पहले पढ़ते रहे हैं। इस केस में हमारे पास दो प्लेट्स होती थी और इसमें कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता था और इसको हम ऊपर लेकर जाते थे और उसको हम कहते थे लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ गया। ये था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसका नाम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं है, ये ईएमएफ है। और ईएमएफ हमेशा चार्जेस जब मूव करते हैं इनसाइड दी बैटरी, ये चीज़ यहाँ पे देखिए मैंने लिखा हुआ है, लास्ट में एक वर्ड लिखा है इनसाइड दी सेल। ये जो प्रोसेस हो रहा है ये बैटरी के अंदर हो रहा है। ठीक है, बैटरी के अंदर जो चार्जेस हैं जो लो पोटेंशियल से हाई की तरफ जा रहे हैं उनको जो एनर्जी मिल रही है उसको हम नाम क्या है, ईएमएफ। अच्छा, अब सवाल ये है, अगर ये एनर्जी है तो इसका नाम फोर्स क्यों रखा हुआ है? बेसिकली याद रखना ये फोर्स नहीं है, इसका यूनिट भी न्यूटन नहीं है। ईएमएफ का जो यूनिट होगा वो भी वोल्ट होगा, इसका यूनिट वोल्ट है जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट होता था, हमने पढ़ा था। ठीक है, इसका यूनिट वही है वोल्ट। ये एनर्जी है, फोर्स नहीं है, लेकिन इसके नाम में फोर्स आ रहा है, ये कन्फ्यूजन है। इसकी वजह बताता हूँ इसके नाम में फोर्स क्यों आ रहा है। क्योंकि जब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स डिस्कवर की गई तो उस ज़माने में एनर्जी का कॉन्सेप्ट नहीं था। एनर्जी जो है ना, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए आपको मज़े की बात ये भी बताऊं कि एनर्जी जो है न्यूटन के ज़माने में ये वर्ड यूज़ ही नहीं होता था। न्यूटन ने जो अपनी बुक्स लिखी हैं फ़िज़िक्स के अंदर, जो प्रिंसिपिया मैथमेटिका है उसकी जो वो 3 वॉल्यूम में पब्लिश हुई, न्यूटन ने अपनी सारी बुक्स में, अपने रिसर्च पेपर में, अपने सारे काम में कहीं पे भी एनर्जी का वर्ड यूज़ नहीं किया। ठीक है, जहाँ तक मैं जानता हूँ फोर्स का वर्ड यूज़ किया। उस ज़माने में ये समझा जाता था कि सब कुछ जहाँ पे भी मोशन है, जहाँ पे भी मोशन है वो फोर्स की वजह से। यहाँ पे भी मोशन है, चाहे वो नेगेटिव से है, चाहे वो पॉजिटिव की वजह से है, चाहे वो चार्जेस की है, चाहे वो बॉडीज़ की है, जिसकी वजह से भी मोशन है, वो मोशन जो है वो फोर्स की वजह से है। लेकिन लेटर ऑन पता चला कि जहाँ पे भी मोशन है वो एनर्जी की वजह से है। एनर्जी ज़्यादा फंडामेंटल है यूनिवर्स में, कायनात की जो बनावट है इसमें एनर्जी का ज़्यादा रोल है। ठीक है, तो बाद में इस चीज़ को जब डिस्कवर हुआ, अब फिर वही बात है कि साइंटिस्ट ने कहा अब इसका नाम क्या रखें।
तो उन्होंने कहा चलें, उन लोगों ने जो हमारे माओवादी थे उन्होंने इसको फोर्स कहा हुआ था, तो फोर्स रहने दें, क्योंकि अगर हम इसे एनर्जी करते हैं तो है ये एनर्जी, लेकिन एनर्जी का नाम चेंज करने से कोई फिज़िक्स के लाज में कोई तब्दीली नहीं आएगी। जहाँ पे फिज़िक्स के लाज में कोई क्लैश ना आ रहा हो तो वो फिर उसको एज इट इज़ वो मान लेते हैं, उसको चेंज नहीं करते। जैसे मैंने बताया था कन्वेंशनल करंट, एक्चुअली जितना भी करंट है वो इलेक्ट्रॉन की वजह से आ रहा होता है, फ्लो कर रहा होता है। तो कन्वेंशनल करंट जो होता है वो कन्वेंशनल करंट पॉजिटिव चार्ज की वजह से है। जो पहले जो साइंटिस्ट थे वो इसको मानते थे कि ये वाला चार्ज ये इसकी वजह से, पॉजिटिव की वजह से। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई और पता चला कि सारा करंट जो है वो तो इलेक्ट्रॉन की वजह से फ़्लो कर रहा है कंडक्टर के अंदर, तो फिर उन्होंने कहा अब क्या करें। तो उन्होंने देखा क्या कहीं फिज़िक्स के लॉज की वायोलेशन तो नहीं हो रही अगर हम नेगेटिव से पॉजिटिव में जाएं या पॉजिटिव से नेगेटिव में जाएं। तो देखा कि कोई वायोलेशन नहीं होती, तो उन्होंने कहा फिर उसको एज इट इज़ ही रहने दें, कोई चीज़ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का भी यही मसला है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बेसिकली फोर्स नहीं है, MCQs में भी आएगा ये क्वेश्चन अगर, तो ये भी पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज़ नंबर 1 फोर्स है, नंबर 2 पे एनर्जी है, नंबर 3 पे ये दोनों हैं, या नंबर 4 पे कुछ भी नहीं है इनमें से, ठीक है। तो इसलिए याद रखना ये फोर्स नहीं है, एनर्जी है, और इसका इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इसका यूनिट वोल्ट है, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन आपका जो कॉन्सेप्ट है ये यहाँ पे क्लियर होना चाहिए। अच्छा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है ना, अब फ़र्ज़ करें कि हमारे पास एक सर्किट है एक, और इसमें हमने एक बैटरी लगाई हुई है। ये एक सर्किट है, इसकी रेजिस्टेंस R है, R, और इसमें एक बैटरी भी लगाई हुई है। बैटरी को मैं आज इस तरह से नहीं बनाता, आज इसको सेल की फॉर्म में बनाते हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझने के लिए। यहाँ पे कोई स्विच भी लगा हुआ है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये उस तरह से रेजिस्टेंस आ रहा है। ये सर्किट हम रोज़ स्टडी करते हैं, इस तरह के सिंपल सा एक सर्किट है। इसमें करंट I फ्लो कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब हमने एक टर्म डिफ़ाइन कर ली है कि EMF क्या होती है। अब हम आते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की तरफ। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, फिर हम दोनों में दोनों को दरमियान जो आपस में ताल्लुक़ है वो देखेंगे। अच्छा देखें, जब चार्जेस यहाँ से निकलेंगे, यहाँ से तो चार्ज इधर पहुँच गया, नेगेटिव पॉजिटिव से यहाँ पे पहुँच गया, यहाँ पे हाई पोटेंशियल इकट्ठे हो जाएंगे, यहाँ से निकलेंगे, सर्किट में मूव करेंगे, मूव करके वापस यहाँ पे पहुँच जाएंगे। ये जो काम बैटरी कर रही है, जो बैटरी पॉजिटिव टर्मिनल से चार्जेस को सर्किट में पुश करती है और वो मूव करके वापस आते हैं इस नेगेटिव एंड के ऊपर, ये जो काम कर रही है इसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, जिसकी वजह से जितना भी सर्किट में करंट है वो फ्लो हो रहा है। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की अगर मैं डेफिनेशन यहाँ पे लिखूँ तो ये बनेगी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखें ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ये है द अमाउंट ऑफ एनर्जी उसी तरह से डेफिनेशन करनी है इसकी, सप्लाइड बाय द बैटरी, सप्लाइड बाय द बैटरी to a unit charge to move it from high potential to low potential high potential to low potential in the circuit। देखें उस डेफिनेशन में इसमें कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है, अल्फाज भी सेम है, सिर्फ एक जगह पे हमने अल्फाज को आगे पीछे किया है। क्या किया हमने कि लो पोटेंशियल वहाँ पे था, वो वर्क डन जो बैटरी कर रही है चार्ज के ऊपर
उसे लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ ले जाने के लिए वो ईएमएफ होता है। वो वर्क डन जो बैटरी कर रही है चार्जेस को एक्सटर्नल सर्किट में मूव करवाने के लिए हाई पोटेंशियल से लो की तरफ, वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है या सिंपल पोटेंशियल डिफरेंस जो हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज, इसका नाम वोल्टेज भी इसी का नाम। देखिए इस सर्किट में यहाँ पे चार्जेस निकले, बैटरी ने पॉजिटिव चार्जेस लेकर गई, ये फ़र्ज़ करें रेजिस्टेंस एक बल्ब लगा हुआ है, बल्ब जल रहा है उससे और चार्जेस आगे जाके नेगेटिव से एंटर हो रहे हैं, यहाँ पे वापस यहाँ तक आते हैं। ये जो वर्क बैटरी ने किया है एक्सटर्नल सर्किट में चार्जेस को हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ लेकर जाने के लिए, दिस इज़ कॉल्ड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस या सिंपल पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज। हम कहते हैं ना वोल्टेज कितने आ रहे हैं, वोल्टेज जो कहते हैं जो वोल्टेज की टर्म यूज़ कर रहे हैं उसका ये मतलब होता है कि बैटरी की कितनी कैपेसिटी है सर्किट में करंट को मूव करवाने के लिए। ठीक हो गया, ये 220 वोल्ट है जिसका मतलब यहाँ पे 220 की एनर्जी आ रही है जो जो इस रूम में सर्किट बना हुआ है, सारा पंखों का ट्यूब्स का एक सर्किट बना हुआ है ना, इस सर्किट में वो करंट को फ्लो करवा रही है। ठीक हो गया, दोनों में कोई डेफिनेशन में सिर्फ एक दो वर्ड चेंज किए हैं, वो था लो से हाई की तरफ, ये हाई से लो की तरफ, और दूसरा वो था इनसाइड द सेल, ये इन द सर्किट। ये दो चेंजेस हैं इसके अंदर। अच्छा, अब इन दोनों का आपस में रिलेशन देखें। अब ये इस डायग्राम से हमें समझ आएगी। हम वापस आते हैं यहाँ पे, चार्जेस यहाँ पे पहुँच गए। अब चार्जेस अगर यहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है, और बैटरी इनको आगे नहीं लेके जाती, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हमारा फर्दर करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा। फर्दर करंट जो इसमें से फ्लो हो रहा है वो बंद हो जाएगा। इसको समझें इस पॉइंट को। यहाँ पे चार्जेस निकले सारे, इधर आके रुक गए, और जब रुक गए तो करंट स्टॉप हो गया। हमारी जो वोल्टेज है वो ख़त्म हो गई, ज़ीरो हो गई, अब कुछ नहीं हमारे पास। अगर बैटरी दूसरा काम ना करे तो सारा करंट एक ही सेकंड में फ़्लो करके ख़त्म। हमारे सेल तो काफ़ी देर चलते रहते हैं। वो क्यों काफ़ी देर चलते रहते हैं? वो इसलिए काफ़ी देर चलते रहते हैं कि जब ये सर्किट में चार्जेस फ्लो करके यहाँ पे पहुँचेंगे तो बैटरी इनको पुश करके, इन पे वर्क करके इनको आगे ले जाएगी और फिर यहाँ पे हाई पोटेंशियल मेंटेन कर लेगी। हाई पोटेंशियल इधर तब मेंटेन होगा जब ऊपर चार्जेस की तादाद पॉजिटिव की ज़्यादा होगी और नीचे कम होगी। ये मतलब नहीं कि थल्ले नेगेटिव चार्ज पे है, नहीं, ये भी ज़रूरी नहीं है। अगर नीचे पॉजिटिव चार्ज कम है और ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है तो इसका मतलब है ये हाई पोटेंशियल है। ठीक है, तो बैटरी अगर ये एक सेकंड में सारे चार्ज निकल के सर्किट में आगे यहाँ पे ख़त्म हो जाएं, इधर रुक जाएं आके, तो वोल्टेज ख़त्म, करंट ख़त्म। ठीक है, अंडरस्टैंड। अब होता क्या है, जब ये यहाँ तक पहुँचती है तो इससे क्या होगा कि ये आगे फ्लो करेगी। बैटरी अपने ऊपर वर्क करके उन सारे चार्जेस को वहाँ से उठा के हाई पोटेंशियल पे ले आएगी। अब मुझे आपने बताना ये, जिस चीज़ की तरफ मैं आपको लेके जाना चाह रहा हूँ वो ये है, बैटरी दो काम कर रही है। अब मुझे ये बताएं इनमें से कौन सा काम ज़्यादा ज़रूरी है, जो ना हो तो हमारा करंट ना फ्लो करे। इन दोनों कामों में से, दोनों चीज़ों में से कौन सा वर्क बैटरी का ज़्यादा ज़रूरी है, जो वो ना करे तो बैटरी की लाइफ लंबी नहीं हो सकती, ज़्यादा देर तक करंट सप्लाई नहीं कर सकती। ईएमएफ वाला वर्क ज़्यादा ज़रूरी है, ये ज़्यादा फंडामेंटल है। ये वो कॉन्सेप्ट है जिसको असल में जो इस टॉपिक की पूरे की जिसमें बॉटम लाइन यही है। देखें, अगर ईएमएफ नहीं होगी तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी नहीं होगा, वोल्टेज भी नहीं होगी। ईएमएफ का मतलब है कि बैटरी ने अपना एक हाई पोटेंशियल और एक एंड लो पोटेंशियल मेंटेन रखा हुआ है, उसको बरकरार रखा हुआ है। अगर वो उसको बरकरार नहीं रख पाती, एक को हाई और एक को लो, तो फिर सर्किट में करंट नहीं फ़्लो करेगा। सर्किट में करंट तब फ्लो करेगा जब बैटरी का एक एंड हाई होगा और दूसरा एंड लो पोटेंशियल पे होगा। हमारी यूपीएस की बैटरियाँ जब ख़त्म हो जाती हैं तो उनमें पोटेंशियल एक्चुअली ख़त्म हो जाता है, फिर वो चार्ज होती हैं, फिर एक एंड हाई बनाया जाता है, एक लो बनाया जाता है, फिर सर्किट में करंट वो फ्लो करवाती हैं। ठीक हो गया। तो ये बेसिकली जो फंडामेंटल चीज़ है वो ईएमएफ है। अगर सेल सर्किट के अंदर ना लगा हो, मैं इसको यहाँ से उतारूँ, इस चीज़ को मैं यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगा देता हूँ,
इसको समझें। अगर मैं एक वोल्ट मीटर लगा देता हूँ और मैं इस सर्किट को डिसकनेक्ट कर देता हूँ, वोल्ट मीटर सिर्फ इसकी वोल्टेज मेजर करेगा, तो उस वोल्टेज को हम ईएमएफ बोलेंगे। दोबारा सुने, मैंने ये कहा है कि अगर मैं एक सेल को, सिंपल सेल को, ये सिंपल सेल लगा हुआ है, एक्सटर्नल सर्किट डिसकनेक्ट हो गया, अब सिंपल सेल को मैंने वोल्ट मीटर से लगा दिया है, तो जो वोल्ट मीटर उसकी ईएमएफ जो उसकी वोल्टेज मेजर करेगा, जैसे हमारा सेल होता है 1.5 वोल्ट का, एक्सटर्नल सर्किट में नहीं लगा, वो किसी भी सर्किट में नहीं लगा हुआ। 1.5 वोल्ट का सेल, ये वाला जो अमूमन उसमें पड़ता है, क्या नाम है, नहीं ये नहीं होते, रिमोट वाला तो मेरे ख्याल में 1.5 का तो नहीं होता, क्लॉक वाला जो है 1.5 का नहीं होता, नहीं सॉरी वो 1.5 का ही होता है, और वो दूसरा मेरे ख्याल में 3 वोल्ट का होता है जो बड़ा सेल होता है। हाँ जी, गीज़र वाला सेल, गीज़र वाला मेरे ख्याल में 3 वोल्ट का होता है, जो दूसरा स्मॉल है वो 1.5 का होता है। अच्छा, वो 1.5 वोल्ट का सेल अगर हम डायरेक्ट वोल्ट मीटर से लगाएंगे तो जो वोल्ट मीटर मेजर करेगा वो क्या मेजर करेगा, वो उसकी ईएमएफ मेजर करेगा। अगर मैं उसी सेल को अब सर्किट में लगा दिया, मसलन क्लॉक में लगा दिया, क्लॉक एक सर्किट है, ठीक है, उस सेल को हमने रिमोट में डाल दिया, रिमोट इटसेल्फ एक सर्किट है, तो अब उसकी जो वोल्टेज हम मेजर करेंगे तो वो उसकी वोल्टेज ही कहलाएगी। ठीक हो गया, यानी कि अगर हम इस सेल को, इस सर्किट की वोल्टेज मेजर करेंगे तो वो वोल्टेज होगी, अगर इस सेल की वोल्टेज मेजर करेंगे तो वो ईएमएफ कहलाएगी, सिंपल ईएमएफ। अगर सेल खाली पड़ा हुआ है तो ईएमएफ होगी तो वोल्टेज होगी, अगर ईएमएफ नहीं है तो वोल्टेज नहीं है। अंडरस्टैंड? ईएमएफ काज है और वोल्टेज उसका इफेक्ट है। ईएमएफ जो है, ईएमएफ इज ए काज एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज इज इफेक्ट। काज और इफेक्ट में क्या फ़र्क होता है? काज और इफेक्ट में क्या फ़र्क होता है? काज होती है वजह, उस किसी भी चीज़ की जो होने की वजह होती है, का इफ़ेक्ट होता है होना। तो किसी भी चीज़ के होने की वजह जो होती है वो काज कहलाती है। देखें वोल्टेज में हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया हुआ, सिर्फ उसको इंग्लिश में लिखा है। मैंने ये बताया कि इस सर्किट में वोल्टेज तब रहेगी जब यहाँ पे ईएमएफ होगी। ईएमएफ अगर नहीं है तो वो नहीं है। ईएमएफ कैसे होगी? जब बैटरी यहाँ पे जितने चार्जेस इकट्ठे हो रहे हैं उनको वहाँ से उठा के हाई पे ले जाए। अगर वो हाई पे इसको हाई नहीं रखेगी तो सर्किट में करंट फ्लो नहीं कर पाएगा, क्योंकि करंट फ्लो होता है जैसे पानी नहीं फ्लो होता हाई। पानी और करंट का एक ही बात है, पानी हमेशा हाई जो प्लेस होती है, पॉइंट होता है, उसकी से लो की तरफ जाता है। जैसे वाटरफॉल्स होते हैं पहाड़ी इलाकों में, वाटरफॉल से चूँकि वो हाई एरिया होता है उससे लो की तरफ आ रहे हैं। पाकिस्तान के जितने रिवर्स हैं ये सारे कश्मीर से और केपी के वो नॉर्दर्न एरिया से सारे निकल के समंदर की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि समंदर नीचे है, वो सारे ऊपर हैं। तो वहाँ से वो रिवर बनना शुरू होता है। इंदस रिवर जो हमारा है, दरियाए सिंध, वो वहाँ से शुरू होता है नॉर्दर्न एरिया से, और वो कश्मीर तक वो कराची तक चला जाता है और समंदर में जाके गिरता है। वो यानी कि एक कतरा जो है, एक कतरा जो नॉर्दर्न एरिया से गिरेगा वो वहाँ से पूरे पाकिस्तान से गुजर कर समंदर में पहुँच सकता है। यानी कि पाकिस्तान की जो इस तरह से स्लोपी शेप है अर्थ के ऊपर, कि वो इतना फ्लो कर सकता है आराम से एक कतरा। अच्छा, तो यहाँ पे पोटेंशियल, वहाँ पे हाई पोटेंशियल एनर्जी होती है वाटर की, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी से लो की पोटेंशियल एनर्जी की तरफ जा रहा था। यहाँ पे हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं। और इसमें लास्ट एक मैथमेटिकल इक्वेशन है, उसको हम देखते हैं। इस सर्किट की इक्वेशन अगर हम बनाएं तो वो ये होगी। देखिए सर्किट में हम जनरली लिखते हैं V = IR। इसका मतलब होता है कि जो वोल्टेज सर्किट को मिल रही है वो करंट बन रहा है उसका, और वो करंट जो है वो किसी रेजिस्टेंस से गुजर रहा है। सिंपल ओम लॉ है। लेकिन यहाँ पे देखें, ये वो वोल्टेज की बात कर रहे हैं जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है। ओम्स लॉ इस वोल्टेज की बात नहीं कर रहा है जिसकी आज हमने बात की है। ओम्स लॉ सिर्फ ये बात करता है कि जो बैटरी का एक्सटर्नल पोटेंशियल होगा ये वाला, इसकी वजह से जो करंट फ्लो करेगा वो इस फार्मूले से हम निकाल सकते हैं सिंपली।
लेकिन हमने ये बात की है कि कि इतनी सादा चीज़ नहीं है। जब यहाँ पे करंट चार्जेस पहुँच जाते हैं तो इन चार्जेस पे एक और बैटरी भी काम कर रही है और उनको अंदर भी लेकर जा रही है। हमने ओम्स लॉ में उसको भी शामिल करना है। अब हम इसको थोड़ा सा इस तरह से लिखेंगे, ई हम ईएमएफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ई इज़ इक्वल टू आई स्मॉल आर प्लस आई कैपिटल आर। देखें बैटरी जो है, जो बैटरी की ईएमएफ है वो दो काम कर रही है। एक तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस दे रही है, यानी कि ये वोल्टेज जो इधर इस पे बनी वोल्टेज है इसको उसने मेंटेन करवाया हुआ है। इसको भी फ़िलहाल छोड़ दें, या इसको मैं आपको सादा पहले करते हैं, इसको हम सिर्फ लिखते इस तरह से। जो ईएमएफ है वो दो काम कर रही है। एक टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो सर्किट में करंट फ्लो करवाता है उसको उसने मेंटेन करवाया हुआ है। कैसे मेंटेन करवाया हुआ है? वो इस तरह से मेंटेन करवाया है, जो करंट लोअर एंड पे आता है उसको वो खींच के ऊपर लेकर जाती है। बैटरी के अंदर अपनी रेजिस्टेंस भी होती है थोड़ी बहुत, क्योंकि बैटरी के अंदर है फ्लूइड, केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, और कोई भी चार्ज जब किसी फ्लूइड से गुजर के जाएगा तो उसको रेजिस्टेंस का सामना होगा, चाहे एयर भी हो। अगर हम एयर में मूव कर रहे हैं तो एयर भी हमें रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रही। तो यहाँ पे जब चार्जेस पहुँचे हैं, चार्जेस को उसने उठा के ऊपर हाई पोटेंशियल पे लेके जा रही है, तो चार्जेस को बैटरी के अंदर जो केमिकल है उसके रेजिस्टेंस का सामना है, उस रेजिस्टेंस को हमने यहाँ पे लगाना है स्मॉल आर। आई वो करंट है, यानी कि ये जो चार्जेस हैं ये आई हैं, और स्मॉल आर वो रेजिस्टेंस है जो केमिकल की वजह से आ रही है। तो बैटरी की टोटल जो काम कर रही है जो वो ये है, दो काम हो गए। एक अपने अंदर जो उसने मूवमेंट करवाई और उससे यहाँ पे पोटेंशियल बना, और ये वीटी शो कर रहा है कि बैटरी बाहर वाले सर्किट में भी करंट को फ्लो करवा रही है। इस वीटी को मैं अगर लिखूंगा तो ये वीटी समझे यही है, टी का मतलब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, वो सिंपल वी भी लिख सकते हैं आप। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं आई आर प्लस आई इंटू आर। ठीक हो गए। ये जो है ये समझे ओम्स लॉ ही है, लेकिन इसमें हमने वो वाला वर्क भी ऐड कर लिया है वो जो बैटरी अपने अंदर कर रही है। ठीक हो गए। इसको ये ज़्यादा डिटेल्ड वर्जन है, अंडरस्टैंड। तो इसको हम आगे यूज़ भी करेंगे फर्दर न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, और एक शॉर्ट क्वेश्चन भी हमारा जो है ना वो भी इससे होगा। ठीक हो गया, इसी रिलेशन से आप ऐसे करें कि क्वेश्चन नंबर देखें, ये इससे बिल्कुल रिलेट है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 8 ये भी हो जाए। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखें। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 8 ये कह रहा है एक्सप्लेन वाई द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बैटरी डिक्रीजेज व्हेन द करंट ड्रॉन फ्रॉम इट इज़ इंक्रीज्ड। वो कहता है कि जब सर्किट में करंट इंक्रीज़ होता है तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज़ होगा। पहले सवाल को समझना, यानी कि करंट का बहाव जो ही सर्किट में बढ़ेगा तो कौन सी चीज़ कम होगी? ये वाली चीज़ कम होगी, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ये वाली चीज़ कम होगी। ये कम कैसे होगी? ये इक्वेशन हमें बता देगी ये कम कैसे होगी। इसको मैं आई आर को उठा के इधर ले आता हूँ, तो ये हमारे पास बन जाता है ई इज़ इक्वल ई माइनस आई आर इज़ इक्वल टू वी टी, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखें, जो ही मैं करंट को बढ़ाऊँगा आई बढ़ेगा, ये वाली टर्म बड़ी नहीं होती जाएगी, ये टर्म लार्जर होती जाएगी ना। ये जब टर्म लार्जर होगी तो अब फ़र्ज़ करें कि बैटरी की जो ईएमएफ है मिसाल के तौर पर वो 5 है, और जब ये करंट स्मॉल है तो इस सारे फैक्टर की वैल्यू है 1, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 4। ठीक है। लेकिन जो ही आई बढ़ेगा, आई 1 से आगे जाएगा 2 3 हो जाएगा, 3 पे चला गया, तो अब इसका आंसर क्या आ गया? 2 आ जाएगा। अगर आई कम रहता है तो वी टी का जो आंसर आएगा माइनस करने के बाद वो बड़ा आएगा। देखिए, अगर ये 1 है तो ये 4 आएगा, अगर ये 2 है तो ये 3 हो जाएगा, ये 3 है तो ये 2 हो गया, ये 4 है तो ये 1 हो गया। तो जैसे जैसे ये वाली फैक्टर बढ़ रहा है, ये फैक्टर डिपेंड कर रहा है आई के ऊपर, जैसे जैसे आई बढ़ रहा है ये वाली फैक्टर बढ़ रहा है, ये फैक्टर बढ़ रहा है, तो वी टी का जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो स्मॉल आ रहा है। ठीक है। तो उसने ये पूछा कि इसकी वजह क्या है, तो इसकी वजह ये है कि जैसे ही सेकेंड टर्म इसमें इंक्रीज़ करेगी तो हमारे पास जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज़ कर जाएगा। ठीक हो गया, अंडरस्टैंड।